तो चैंपियंस यूनिट्स का सेक्शन हो चुका है। अब हम लोग की बारी है डायमेंशंस के ऊपर। तो बेहतरीन ढंग से हम लोग को डायमेंशन पढ़ना है। एग्जैक्टली डायमेंशंस होता क्या है ये भी हम लोग को सीखना है। ओके, तो डायमेंशंस कहाँ यूज करते हैं? तो एक सिंपल सिंपल सा पार्ट आता है, जितने भी हम लोग के फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल पैरामीटर्स को हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल पैरामीटर लिखते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। लेट्स से फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल पैरामीटर कौन से थे? मेरे पास फिजिकल फंडामेंटल पैरामीटर था जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं बेटा लेंथ की, जिसमें बात करेंगे हम लोग मास की, टाइम की, करंट एंड टेम्परेचर। ये फंडामेंटल पैरामीटर्स है और यही फंडामेंटल पैरामीटर्स के लिए हम लोग को लिखना है डायमेंशंस। तो क्या क्या डायमेंशंस बनेंगे? लेट्स टेक एग्जांपल। जब मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ को हमेशा डायमेंशन लिखते टाइम हम लोग लिखेंगे L1 यानी कि लेंथ। सर जब मैं मास की बारी करूंगा, मास की बात करूंगा बच्चा, तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं हमेशा कैपिटल M1। M1 यानी कि क्या? M यानी कि मास। जब मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर कैपिटल T। कैपिटल T ये रिप्रेजेंट करता है टाइम वाला पैरामीटर। सिमिलरली जब मैं करंट की बात करूंगा तो करंट के लिए यहां पर लिखेंगे हम लोग एम्पियर का A। ओके, एंड टेम्परेचर के लिए हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे केल्विन यानी कि कैपिटल K। तो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स है और यही फंडामेंटल पैरामीटर्स का डायमेंशन के ये नोटेशंस है। तो हमेशा ध्यान में रखोगे आप लोग। लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल L, मास के लिए यूज करेंगे हम लोग M वाला पार्ट, एंड टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल T। करंट के लिए यूज किया जाता है बेटा कैपिटल A, एंड सिमिलरली टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं हम लोग कैपिटल T। तो ये चार बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस के पार्ट है, जो फंडामेंटल डायमेंशंस के पार्ट यूज करके डिराइव्ड पैरामीटर्स यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स के डायमेंशंस हम लोग डिराइव करेंगे। पर सर एग्जैक्टली ये चार फंडामेंटल के पैरामीटर्स यूज करते करते वहां पर कुछ कुछ लिमिटेशंस है। तो उसके लिमिटेशंस क्या है? डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है? तो आप लोग यहां पर रीड कर रहे हो, एक एक लिमिटेशन हम लोग देखेंगे। लिमिटेशन नंबर 1, सबसे पहला लिमिटेशन है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एग्जैक्टली है, जब कोई भी पैरामीटर अगर डायमेंशनलेस पैरामीटर है यानी कि जिसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है, जिसका यूनिट ही नहीं है, तो उसका हम लोग डायमेंशन निकाल ही नहीं सकते। बट ऑब्वियस चीज है ये। अगर मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एज सच यूनिट ही नहीं है, तो कोई भी यूनिटलेस पैरामीटर के डायमेंशंस नहीं निकलते हैं। ओके, दूसरा लिमिटेशन है इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म आता है। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल है मेरे पास, एक फॉर्मूला है f इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? सर यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज हुआ है, तो वहां पर हम लोग उसके डायमेंशंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये लिमिटेशंस है और ये लिमिटेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए रहेगा, एज वेल एज कोई भी लॉगरिथमिक जो फंक्शन आता है उसके टर्म्स में हम लोग उसको नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका लिमिटेशन नंबर 3, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। कोई भी पैरामीटर है या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, मोर देन 3 फैक्टर्स, देन द रिलेशन अमंग देम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो उनके बीच में का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये 3 डायमेंशंस के हम लोग के लिमिटेशंस है और ये लिमिटेशन को पकड़ के हम लोग के नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया है और यही फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ के हम लोग को उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला वेलोसिटी वाला पार्ट। एग्जैक्टली वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या बनेंगे? तो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? सर अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशंस को निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। माय डियर, जब मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम लिखता हूं, इसका मतलब
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि L आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L1 डिवाइड बाय टाइम वाला पैरामीटर है तो टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल T1। सो यहाँ पर L1 डिवाइडेड बाय व्हाट T1। पर एक बात हमेशा दिमाग में रखोगे, जब नीचे का पैरामीटर यानी कि नीचे की वैल्यू जब अप साइड में शिफ्ट हो जाएगी तो वहां पर वो बनेगा एग्जैक्टली L1 एज इट इज था आपके पास, और आगे आपका T1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा यानी कि अगेन T रेज टू व्हाट -1। मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो वो पैरामीटर बन जाएगा, उसका डायमेंशन बन जाएगा L1 T रेज टू -1। ये है आपका डायमेंशन, ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे एक्सीलरेशन की। वी नो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आता है, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट तुम लोग का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट की मैं बात करूंगा तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि ये बन जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। माय डियर, मीटर अगर इसका डायमेंशन मैं चेक करूं तो मीटर के लिए हम लोग हमेशा लिखते हैं लेंथ, लेंथ यानी कि L1 डिवाइडेड बाय, सर सेकेंड स्क्वायर इज देयर, सेकेंड स्क्वायर यानी कि यहां पर टाइम दिया है, टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे टी स्क्वायर। अब यहां पर फिर से वही चीज है सर, जब कोई भी पैरामीटर जब डाउन साइड से अप साइड में शिफ्ट होता है तो उसके साइन के अंदर चेंज आता है। तो यहां पर चेंज क्या हो सकता है, तो चेंज आएगा आपका यहां पर L1 है, जब ये T ने डाउन साइड से अप साइड में शिफ्ट किया तो यहां पर ये बनेगा T रेज टू व्हाट -2। तो माय डियर आपका फाइनल डायमेंशन रहेगा एक्सीलरेशन का L1 T रेज टू -2। तो ये डायमेंशन है आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ओके, तो पूरा चीज आप लोग वन बाय वन नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग कोई कोई फिजिकल पैरामीटर है उसके हर एक के डायमेंशंस, हर एक के यूनिट चेक करने वाले हैं। ओके, तो एक्सीलरेशन का पार्ट इज डन। सर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग मूव करते, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्स का। अभी हम लोग ने पहले ही वीडियो में देखा था कि फोर्स का जो यूनिट आता है, फोर्स यानी कि क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। सर इसका यूनिट में देखूं तो kg इनटू व्हाट, एक्सीलरेशन यानी कि मीटर डिवाइड बाय व्हाट, सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, अगर मैं डायमेंशनली इसको चेक करूं तो kg का जो डायमेंशन बनता है वो रहता है मास के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ m1। सर यहां पर मीटर है, मीटर को हमेशा हम लोग लेंथ के टर्म्स में पकड़ेंगे, यानी कि यहां पर आता है ये L1 डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर इज देयर, टाइम स्क्वायर यानी कि T रेज टू व्हाट 2। अब यहां पर सिंपल सा वही लॉजिक लगेगा, जब ये टाइम नीचे से ऊपर जाके शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा हम लोग के पास, ये आता है m रेज टू 1, ये आता है L रेज टू 1, ये बनेगा T रेज टू व्हाट -2। तो m1 L1 T रेज टू -2 ये बेसिक डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है, फोर्स का डायमेंशन इज ऑलवेज m रेज टू 1, L रेज टू 1, T रेज टू -2। ये बेसिक डायमेंशन है। फोर्स हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है, वेलोसिटी हुआ है। अब बारी आती है वर्क की। सर व्हाट इज मीन बाय वर्क? वर्क का अगर मैं डायमेंशनली कैलकुलेट करूं तो वर्क यानी कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन तो हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया है, हम लोग को ऑलरेडी पता है फोर्स का डायमेंशन है क्या। तो माय डियर फोर्स का डायमेंशन होता है m रेज टू 1, L रेज टू 1, T रेज टू -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का जब मैं डायमेंशन देखूं तो L1 है। तो यहां पर भी L1 है, यहां पर भी L1 है, तो मैं यहां पर सिंपल लिख सकता हूं, इसका पावर 1, इसकी भी पावर 1 है, तो m रेज टू व्हाट 1। सर यहां पर L रेज टू 1, L रेज टू 1, 1 + 1 2 यानी कि L रेज टू 2, एंड यहां पर बनता है T रेज टू व्हाट -2, यानी कि आपका वर्क का डायमेंशन होगा m रेज टू 1, L रेज टू 2, T रेज टू -2। ये आएगा आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये वर्क निकलने के बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर को देख रहे हैं सर, और वो फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास इंपल्स। जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया था, इंपल्स यानी कि होता है फोर्स इनटू टाइम। तो सर बेसिकली फोर्स का अगर मैं यूनिट देखूं तो न्यूटन है, टाइम का यूनिट आता है मेरे पास सेकेंड, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ये आता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड ये आता है इंपल्स का यूनिट।
अभी यही यूनिट को पकड़ के अगर मैं डायमेंशंस को डिराइव करने गया तो एग्जैक्टली क्या डायमेंशंस बनेंगे? सर फोर्स के लिए हम लोग डायमेंशन हमेशा याद रखते हैं m1 l1 t⁻⁻2 एंड यहां पर टाइम है, टाइम के लिए फिर से लिखेंगे हम लोग t⁻1। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो यहां पर m⁻1 इज एज इट इज, l⁻1 है वो भी एज इट इज आएगा। यहां पर जरा आप लोग देखोगे यहां पर t⁻2 है, यहां पर t⁻1 है, तो एज पर लॉ ऑफ इंडाइसिस -2 + 1 इट विल बिकम माइनस, यानी कि t⁻1। तो यहां पर जब मैं इंपल्स की बात करूंगा तो इंपल्स के केस में m1 l1 t⁻1 ये आपके रहेंगे डायमेंशंस। ओके, सिमिलरली इंपल्स हुआ है। नेक्स्ट टर्म आता है मोमेंटम के बारे में। तो क्या होता है मोमेंटम का डायमेंशन? बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला देखूं मोमेंटम का, तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास का यूनिट इज केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर डिवाइड बाय सेकंड। अगर मैं इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करूं तो फिर से सर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या निकलेंगे? तो यहां पर केजी है, केजी यानी कि मास, मास के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं तो इट इज m⁻1। सर ये मीटर है, मीटर के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा l⁻1 डिवाइडेड बाय, यहां पर सेकेंड है, सेकेंड के लिए हम लोग लिखेंगे t⁻1। सर अगर ये t को मैं अपसाइड में जाके शिफ्ट कर दूं तो यहां पर आपका फाइनल डायमेंशन होता है और वो रहेगा m⁻1 l⁻1, ये t ऊपर के साइड में चला गया यानी कि t⁻1। तो आपका ये रहेगा फाइनल डायमेंशन m1 l1 t⁻1। किसका निकाला हम लोग ने? मोमेंटम। तो सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस प्रेशर का। तो एग्जैक्टली प्रेशर का फॉर्मूला है क्या? तो माय डियर, जब मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट एरिया। तो यहां पर प्रेशर का जो यूनिट बनेगा वो बनता है न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर डायमेंशंस को फाइंड आउट कर दूं तो फोर्स का डायमेंशन निकलता है बच्चा m⁻1 l⁻1 t⁻2 डिवाइडेड बाय, यहां पर एरिया है, एरिया यानी कि ये बनता है l⁻2। तो माय डियर फिर से एक बात समझना, l⁻2 डाउन साइड में जब ये ऊपर चल के जाएगा तो यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा आपका, दिस इज m⁻1 l⁻1 t⁻2 इनटू यहां पर आपका जो लेंथ था वो लेंथ ऊपर जाने के बाद ये बनेगा नेगेटिव में, यानी कि l⁻2। तो माय डियर फिर से एक बार इसको जोड़ेंगे, m⁻1 इज एज इट इज। सर यहां पर पावर मेरे पास 1 है, यहां पर पावर मेरे पास -2 है, सो इट विल बिकम +1 -2 यानी कि -1 इंटू वॉट, ये आता है t⁻2। तो माय डियर ये बनेगा आपका प्रेशर का डायमेंशन, यानी कि m1 l⁻1 t⁻2 ये बनता है प्रेशर। तो माय डियर ये हो गए हम लोग के 1 2 3 4 5 6 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फिजिकल पैरामीटर्स जिसके डायमेंशन। और भी कुछ डायमेंशन करना है तो क्या है डायमेंशन सर? और सर देखो ना, नेक्स्ट पैरामीटर फिर से निकल गया हम लोग के पास, वो है हम लोग के पास डेंसिटी वाला पैरामीटर। एक एक पैरामीटर को हम लोग चुन चुन के फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर डेंसिटी यानी कि क्या? डेंसिटी यानी कि रो इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका अगर मैं यूनिट को भी फाइंड आउट कर दूं तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी कि केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सर इसका डायमेंशनली अगर कैलकुलेट करेंगे तो मास के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं m⁻1 डिवाइड बाय वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे l3। ओके, तो ये जो l3 है जब ये ऊपर चल के जाएगा तो यहां पर ये बनेगा बच्चा, दिस इज m⁻1 एंड l⁻0, सॉरी 0 नहीं, ये 3 ऊपर जाने के बाद ये बनेगा आपके पास l⁻3। ओके, सो यहां पर आपका रहेगा m1 l⁻3, ये रहेगा आपका डायमेंशन, जो रहेगा आपका डेंसिटी वाला डायमेंशन। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे टॉर्क के केस में। व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? जैसे हम लोग डेफिनेशन दिखा था, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहां पर अगर हम लोग टॉर्क के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा? तो यूनिट रहेगा सर फोर्स के लिए इट इज न्यूटन और डिस्टेंस के लिए आता है मीटर। तो इसका न्यूटन मीटर ये बन गया यूनिट। पर अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस रहेगा यहां पर फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इट इज m⁻1 l⁻1 t⁻2 एंड यहां पर मीटर है
मीटर के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे बेटा l⁻⁴ तो माय डियर यहां पर भी l⁻⁴ है, यहां पर भी l⁻⁴ है, तो इसका जो फाइनल डायमेंशन रहेगा वो रहेगा आपका m⁻⁴ प्लस 1 l⁻⁴ यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, सो इट विल बिकम l⁻⁴ एंड t⁻⁻⁻2। तो ये बन गया आपका डायमेंशन m1 l2 t⁻⁻2। ये रहेगा आपका टॉर्क यानी कि कपल, हम लोग सिंपल बोलते हैं उसका डायमेंशंस। अगर आप ये डायमेंशन को जरा चेक करते हो, यानी कि अगर हम लोग टॉर्क के डायमेंशन को चेक करेंगे एंड वर्क के डायमेंशन को चेक करेंगे, तो टॉर्क एंड वर्क दोनों के डायमेंशन सेम है। इट मींस टॉर्क एंड वर्क बोथ आर डायमेंशनली इक्वल। क्यों? उनके डायमेंशन सेम है इसके लिए। तो माय डियर ये कंसेप्ट है। ओके सर, इसी के बाद निकलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? इनर्शिया एकदम सिंपल फॉर्मूला लेके आया था सर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इज नोन एज इनर्शिया। अगर मैं इनर्शिया का फॉर्मूला देखता हूं mr², तो यहां पर इसका यूनिट होता है kg इंटू वॉट मीटर स्क्वायर। अगर वही उसका मैं डायमेंशंस को फाइंड आउट कर दूं, तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा m⁻⁴ एंड डिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा लिखते हैं l⁻²। सो m1 l2 ये आता है इनर्शिया का डायमेंशन। ओके सो ऐसे बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स है और ये बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स के डायमेंशंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फिजिकल पैरामीटर्स जो आपके पास है, वो फिजिकल पैरामीटर्स के लिए आपको सबसे पहला 4 पैरामीटर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। ओके दिस आर द इंपॉर्टेंट 4 नहीं 5 सॉरी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। सिमिलरली मैं बात करता हूं STRESS यानी कि स्ट्रेस की बात। तो स्ट्रेस का बेसिकली फॉर्मूला क्या था सर? स्ट्रेस का फॉर्मूला एकदम सिंपल था। वो फॉर्मूला था आपके पास फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट एरिया। अगर मैं फोर्स का यूनिट चेक करता हूं तो फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशन चेक करूं तो फोर्स इज नथिंग बट m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि ये होता है बेटा तुम लोग का l⁻²। तो यहां पर अगर पूरे पैरामीटर्स को आप लोग अच्छे से तरीके चेक करोगे तो ये पैरामीटर रहेगा आपके पास l ऊपर जाने के बाद शिफ्ट होगा, तो इट विल बिकम m⁻⁴ l⁻⁻1 एंड t⁻⁻2। ये रहेगा आपका स्ट्रेस का डायमेंशन m1 l⁻⁻1 t⁻⁻2। ओके उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी, और ये कैपिटल जी का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। यानी कि इसका अगर मैंने यूनिट फाइंड आउट कर दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ये निकलता है यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर मैं डायमेंशन फाइंड आउट कर दूं तो क्या बनेगा सर? न्यूटन है, न्यूटन यानी कि फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने बहुत बार किया है बच्चा, m1 l1 t⁻⁻2 इनटू मीटर स्क्वायर इज देयर। मीटर स्क्वायर का अगर मैं डायमेंशन को फाइंड आउट करूं ना तो वो बनता है मेरे पास l2 डिवाइडेड बाय, हम लोग के पास देखो kg स्क्वायर इज देयर। kg स्क्वायर यानी कि मास का स्क्वायर है, यानी कि m⁻²² है। सबको एक साथ मैंने कर दिया तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। यहां पर 1 है, यहां पर -2 है, +2 है। ये +2 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? -2, यानी कि ये बन जाता है फाइनल में m⁻⁻1। ओके सर यहां पर l1 है, यहां पर l2 है, तो ये बन जाएगा l⁻3। माय डियर यहां पर t⁻⁻2। तो ये सिंपल डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी का डायमेंशन। ये डायमेंशन को भी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग को जो फंडामेंटल पैरामीटर्स थे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थे, उनके डायमेंशंस का यूज करना पड़ा। तो माय डियर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डन। नेक्स्ट 2 पैरामीटर बचते हैं, एक है सरफेस टेंशन, एक है वोल्टेज। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सरफेस टेंशन यानी कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल एस। क्या फॉर्मूला था सरफेस टेंशन का?
सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट लेंथ। तो सिमिलरली इसका जो यूनिट निकलेगा न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। अगर मैं इसको डायमेंशनली चेक करूं तो फोर्स का डायमेंशन अभी तो लिख के आपके दिमाग के अंदर गया है, पूरा बैठ हुआ है। वो फोर्स का डायमेंशन रहेगा m1 L1 T⁻⁻² डिवाइडेड बाय, यहां पर लेंथ है माय डियर, लेंथ का डायमेंशन इज L⁻1। फिर से अगर L1 को मैंने शिफ्ट कर दिया तो आपका फाइनली डायमेंशन बन जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन m⁻1 L⁻, कुछ नहीं है मतलब हम लोग लिखेंगे 0। अभी कुछ नहीं क्यों हुआ, यहां पर L⁻1 है, यहां पर नीचे भी L⁻1 है, ये 1 ऊपर जाने के बाद 1 - 1 आंसर इज 0। सो m1 L0 एंड T⁻², ये बनेगा आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन। जैसे सरफेस टेंशन होता है, नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा वोल्टेज का। सो सर वोल्टेज का डायमेंशन एग्जैक्टली क्या बनेगा, एग्जैक्टली वोल्टेज को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा अलग पार्ट है। जैसे कि हम लोग मास के लिए डायमेंशनल में क्या पकड़ते हैं, कैपिटल M, लेंथ के लिए क्या पकड़ेंगे, कैपिटल L, एंड टाइम के लिए क्या पकड़ते हैं बेटा, कैपिटल T। वैसे ही वोल्टेज के अंदर हम लोग को करंट ये पैरामीटर आएगा, तो ये करंट के लिए हम लोग सिंपल पकड़ेंगे एम्पियर का कैपिटल A। तो कैसे करते हैं सर, चलो भैया देखते हैं फिर। सर वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज यानी कि हम लोग के पास फॉर्मूला था वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। V इज इक्वल टू W बाय Q। W यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड Q यानी कि चार्ज। माय डियर, अगर ये वर्क है तो वर्क का बेसिकली फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नोन एज वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ओके सर, चार्ज का भी कुछ फॉर्मूला है क्या, यस बेटा, चार्ज का भी एक फॉर्मूला है, और चार्ज का फॉर्मूला रहेगा चार्ज इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू IT। Q यानी कि चार्ज होता है, I यानी कि करंट होता है, एंड T माय डियर T यानी कि टाइम होता है। तो प्लीज बात को समझेंगे, Q इज इक्वल टू व्हाट IT, QIT यानी कि चार्ज इज इक्वल टू व्हाट करंट इनटू टाइम। तो यहां पर ये फंडा अभी लगाएंगे तो क्या बनेगा सर, इसका अगर मैं यूनिट देखूं ना वोल्टेज का, तो यहां पर यूनिट बनता है, देखो न्यूटन। ओके, फोर्स है यानी कि न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना आएगा बेटा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय, सर करंट है यानी कि एम्पियर है, इनटू व्हाट सेकेंड, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय एम्पियर सेकेंड, ये एग्जैक्टली वोल्टेज का यूनिट है। पर ये वोल्टेज का यूनिट को इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या, वोल्ट। पर डायमेंशनली अगर मैं चेक करने गया तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, सर फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, माय डियर फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो रहता है m⁻1 L⁻1 T⁻², इनटू सर डिस्प्लेसमेंट है, आगे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा L⁻1 डिवाइड बाय, सर नीचे देखो ना एम्पियर इनटू व्हाट टाइम, एम्पियर के लिए हम लोग लिखते हैं दादा A⁻1 इनटू व्हाट, यहां पर टाइम वाला पैरामीटर यानी कि T⁻1। सबको एक साथ लिखेंगे सर कितना आएगा, तो यहां पर ये फाइनल डायमेंशन में लिख रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, यहां पर m⁻2 कितना है, 1 है, इधर L1 है, इधर L1 है, यानी कि बन जाएगा L⁻2। सर यहां पर T⁻2 है और नीचे जाके T⁻1 है, जब ये +1 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस, यानी कि T⁻2 यहां पर A है, A⁻1 है, A⁻1 जब ऊपर चला जाएगा तो वो बनेगा A⁻1, यानी कि आपका ये पूरा डायमेंशन हो गया, वोल्टेज का डायमेंशन हुआ है माय डियर। वोल्टेज यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, उसका डायमेंशन रहेगा m1 L2 T⁻2 A⁻1। तो ये पूरा सेक्शन होता है डायमेंशंस वाले पार्ट का सेक्शन है, और यही डायमेंशन वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। मैं इतना ही कहूंगा, डायमेंशंस एक झटके में एक फटके में नहीं आते माय डियर। डायमेंशन कब होता है, जब आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूलेज रहेंगे और वो फॉर्मूले पकड़ के एग्जैक्टली डायमेंशन चलेगा। ओके, तो डायमेंशन के आगे आगे देखते आगे कौन सा पार्ट है सर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो एग्जैक्टली क्या एप्लीकेशंस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशंस दिया है, वो दिया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन।
ये चेक करने को होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन। यानी कि मेरे पास एक फिजिकल इक्वेशन है, वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, वो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। अब ये एग्जैक्टली ये होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या आता है, जैसे कि बड़ा कंफ्यूजन आ गया है, होमोजीनियस इक्वेशन है क्या। माय डियर, होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशनल पैरामीटर्स, वो हर एक ऑपरेशनल पैरामीटर्स के जो पावर्स रहेंगे या फिर डायमेंशंस रहेंगे वो सेम होने चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बेटा होमोजीनियस इक्वेशन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक फिजिकल इक्वेशन लिख दिया मैंने काइनेमेटिक का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर ये फिजिकल इक्वेशन है, काइनेमेटिक का फिजिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। तो यहां पर जरा चेक करेंगे हम लोग, सर v को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी, u इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, a इज नोन एज एक्सीलरेशन, t इज नोन एज टाइम। ओके, तो यहां पर एक एक पैरामीटर के डायमेंशंस हम लोग चेक करेंगे, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट रहेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहेंगे तो वहां पर इसका डायमेंशन कुछ तो अलग रहेगा, इसके डायमेंशन कुछ तो अलग रहेंगे। ऐसे हर एक पैरामीटर के डायमेंशंस अलग रहेंगे। जब कोई भी इक्वेशन के अंदर LHS साइड का पैरामीटर या फिर LHS साइड के डायमेंशंस RHS साइड के डायमेंशंस को अगर मैच नहीं करेंगे तो वहां पर वो इक्वेशन आपका होमोजीनियस इक्वेशन कभी नहीं कहलाएगा। बात को समझ लेंगे। सर अगर LHS साइड के डायमेंशन RHS साइड के डायमेंशंस को अगर मैच नहीं करेंगे तो वहां पर वो इक्वेशन को कहते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं एग्जैक्टली। तो देखते हैं सर, फिजिक्स में ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये काइनेमेटिक का इक्वेशन हम लोग के पास होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू टी में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, जब भी वेलोसिटी की बात करता हूं मैं तो वेलोसिटी का जो डायमेंशंस होता है वो रहता है m0 l1 t रेज़ टू -1। यस और नो? कितना बोला बेटा मैंने? m1 l1 m0 l1 t रेज़ टू -1। ये आता है v का डायमेंशन। जब मैं u की बात करता हूं, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, देखो भैया वेलोसिटी फाइनल वाली रहने दो, मिडल रहने दो, इनिशियल रहने दो, वेलोसिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के केस में भी u का जब मैं डायमेंशन लिखूं तो वो फिर से बनेगा m0 l1 t रेज़ टू व्हाट -1। ओके, प्लस सर यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर आता है at वाला पैरामीटर। at यानी कि हम लोग सिंपल बोलते हैं एक्सीलरेशन इनटू टाइम वाला पैरामीटर। ओके, तो ये at वाले पैरामीटर की जब मैं बात करूंगा तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी कि इट इज m0 l1 एंड t रेज़ टू -2 आता है, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन है। m2 यहां पर टाइम वाला पैरामीटर है, टाइम वाला पैरामीटर यानी कि यहां पर फिर से आता है t रेज़ टू 1। बट सर इफ यू कंबाइन दिस टू टर्म यानी कि t रेज़ टू -2 एंड t रेज़ टू 1, अगर आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये कंबाइन होने के बाद आपका जो डायमेंशन बनेगा वो डायमेंशन कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज नथिंग बट m0 l1 एंड t रेज़ टू -2 था और +1 था यानी कि t रेज़ टू व्हाट -1। तो ये बनता है आपका डायमेंशन। ओके, किसका डायमेंशन है सर? ये at, एक्सीलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन। अब माय डियर चेक करो, एकदम प्रॉपरली चेक करना, इधर का डायमेंशन l1 t रेज़ टू -1, l1 t रेज़ टू -1, l1 t रेज़ टू -1, यानी कि हम लोग को जो काइनेमेटिक का इक्वेशन दिया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये काइनेमेटिक का इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो व्हाट इज द यूजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? तो फर्स्ट एप्लीकेशन बोला मैंने, ये चेक करने के लिए, होमोजीनिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पूरा इसका डायमेंशन, इसका यूनिट सही है कि नहीं। ओके, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन के, नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर टर्न करेंगे और वो एप्लीकेशन रहेगा आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ओके,
तो अभी हम लोग के पास सेकेंड एप्लीकेशन है डायमेंशन वाला पैरामीटर का। ओके, देखते हैं अभी क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोला है उसने टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ओके, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन चेक करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, एक बार प्लीज समझते। इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये डायमेंशन से कैसे हम लोग वेरीफाई कर देंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं आपको छोटू सा एग्जांपल दूंगा, आपको जाना पहचाना फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका फोर्स का फॉर्मूला। बेसिकली अगर मैं सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल कोई भी फोर्स को अगर कैलकुलेट करता हूं तो उसका फॉर्मूला बनता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू mv स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट आर, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब ये फॉर्मूला सच में ये करेक्ट फॉर्मूला है क्या, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो बच्चा देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग। सर बेसिकली ये LHS वाला पार्ट है मेरे पास और ये मेरे पास RHS वाला पार्ट है। ओके, हम लोग दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों पार्ट्स के सेपरेटली डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। जब मैं बात करता हूं LHS वाले पार्ट की बात, तो LHS वाला पार्ट में आपका है सर फोर्स, एंड वी नो ये फोर्स का जाना माना पहचाना हम लोग का डायमेंशंस है वो है m⁻⁴, l⁻⁴ एंड t⁻², m1 l1 t⁻², ये जाना पहचाना हम लोग का फोर्स का डायमेंशंस है। तो ऐसे कह दिया मैंने LHS वाला पार्ट। सिमिलरली LHS वाले पार्ट के साथ साथ हम लोग बात करते हैं अभी RHS वाले पार्ट की बात। तो माय डियर RHS वाले पार्ट की अगर मैं बात कर दूं तो RHS वाले पार्ट में है हम लोग के पास mv² डिवाइडेड बाय व्हाट r। तो फिर से यहां पर अगर चेक करना चाहेंगे तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं सर यहां पर मास है तो मास के लिए इट इज m1। सर यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है बच्चा, बात को समझना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1 t⁻⁻1, पर उसका ये स्क्वायर है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि ये आ जाता है l1। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास m⁻⁴, यहां पर स्क्वायर वाला पार्ट को ऐड कर दिया तो l2 t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर मैं जाऊं तो यहां पर आपके पास है l1। अगर आप तीनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो यहां पर m1 है तो मैंने लिख दिया यहां पर ये आता है मेरे पास m⁻⁴। सर यहां पर l2 है, नीचे l⁻⁴ है, नीचे का l⁻⁴ जो अप साइड में जाएगा तो इट विल बिकम l⁻⁴1। सर 2 - 1 होगा, वो करेक्ट है। और यहां पर t एज इट इज रहेगा यानी कि t⁻⁻2, यानी कि यहां पर RHS का अगर डायमेंशन आप चेक करते हो तो RHS का डायमेंशन निकल गया m1 l1 t⁻²। यहां पर LHS का डायमेंशन चेक करोगे तो वो भी रहेगा m1 l1 t⁻², यानी कि मेरे पास LHS का डायमेंशन एज वेल एज RHS का डायमेंशन दोनों सेम है। इसका मतलब डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम लोग फिजिकल इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यूज कहां पर होगा, तो माय डियर जैसे हम लोग MCQs वाला पार्ट देखते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे MCQs में मोस्टली हम लोग वो पार्ट को, वो सेक्शन को देख सकते हैं। वो सेक्शन हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला के टर्म्स में रहता है, तो आप लोग को वहां पर ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इक्वल टू का LHS पार्ट एंड इक्वल टू का RHS पार्ट, दोनों पार्ट को हम लोग डायमेंशनली कैलकुलेट करेंगे। जिस ऑप्शन में डायमेंशनली कैलकुलेशन सही रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये टेक्निक कभी भूलना नहीं। और साथ ही साथ अभी बैठते बैठते आप लोग ये वेरीफाई करोगे कि कैपिटल F इज यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, ये आता है आपके पास कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय व्हाट r²। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये आप लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इज यूज्ड टू वेरीफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोग के पास टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें एग्जैक्टली रिलेशन है क्या, मैं आपको एक छोटू सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास मैंने बात कर दिया फोर्स का जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। वी नो फोर्स इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट आर। अभी यहां पर ये एक रिलेशन है, जब आप लोग एकदम सिंपल से देखोगे तो वो रिलेशन ऐसा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। माय डियर, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस को ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो वहां पर एक छोटू सा एक पार्ट है जो आप लोग सीखोगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि आप कोई भी डिफिकल्ट वाला पार्ट इजीली कर सकते हो। देखो अभी क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये ऑब्टेन करना है, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूं बेसिकली, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास रेस टू समथिंग वाला पैरामीटर, यानी कि ए वाला पैरामीटर। सिमिलरली वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं वेलोसिटी यानी कि बी वाला पार्ट। यहां पर रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगा यहां पर डिस्टेंस यानी कि आर, रेस टू मैंने लिख दिया सी वाला पार्ट। ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। अभी ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी एग्जैक्टली पावर है। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या फिर वो इनवर्स फंक्शन में रहेगा, ये टोटली हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो लॉजिक क्या है। फोर्स का बेसिक डायमेंशन है क्या सर? फोर्स का बेसिक डायमेंशन है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻² इज इक्वल टू मास का। अगर मैं बेसिक डायमेंशन को फाइंड आउट कर दूं तो मास का बेसिक डायमेंशन इज l⁻⁴ और वहां पर आपका पावर है a, करेक्ट है। अगर मैं वेलोसिटी के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर दूं तो वेलोसिटी का डायमेंशन है मेरे पास, इट इज नथिंग बट l⁻⁴, t⁻⁻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 ⁻
मैं यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूं तो डिस्टेंस यानी कि आर का जो लेंथ आता है मेरे पास वो आता है L1, यहाँ पर आपके पास रहेगा पावर से c। करेक्ट है। अभी जरा प्लीज ध्यान देंगे आप लोग, मैं यहां पर मास का जो पैरामीटर देख रहा हूं यहां पर कुछ भी मास नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पास मास वाला पैरामीटर है एक्चुअली, ये वेलोसिटी लेंथ पर टाइम, ये मास है, मास यानी कि यहां पर ये केजी आएगा, ये केजी यानी कि यहां पर कैपिटल एम आएगा। ओके, एक करेक्शन कर लेना है आपको, ये कैपिटल एम है। ओके, एम स्टैंड्स फॉर लेंथ नहीं मास। ओके, तो ये कैपिटल एम आएगा। देखो अभी क्या करेंगे माय डियर, यहां पर कैपिटल एम का पावर इज 1, उसका पूरा ब्रैकेट का पावर इज ए। अभी हम लोग को ए वाला टर्म यानी कि एल वाला टर्म, टी वाला टर्म, मास वाला टर्म ये सेपरेट आउट करके लेना है। तो मैं यहां पर फिर से ऐसे लिखूंगा, सर ये पार्ट बनेगा मेरे पास कुछ ऐसा, दिस इज नथिंग बट व्हाट m रेस टू व्हाट 1, दिस इज नथिंग बट l रेस टू 1, दिस इज नथिंग बट t रेस टू -2, ये आता है आपका LHS। ये LHS के साथ यहां पर मास है, और किधर मास है क्या नहीं है सर, तो यहां पर लिखूंगा मैं मास रेस टू व्हाट a। सर यहां पर लेंथ वाला पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे माय डियर, लेंथ वाला पैरामीटर का पावर इज b, यहां पर लेंथ वाला पैरामीटर का पावर इज c। एज पर लॉ ऑफ इंडाइसिस दोनों का बेस l है, यहां पर भी l है, तो एज पर लॉ ऑफ इंडाइसिस दोनों के पावर्स जाके ऐड होंगे, तो यहां पर ये रहेगा l रेस टू, मैं लिखूंगा बेटा b प्लस c वाला पार्ट। ओके सर यहां पर आगे क्या है मेरे पास, आगे बच्चा मेरे पास है टाइम वाला पैरामीटर, यहां पर t रेस टू -1 है, रेस टू कितना है b, तो यहां पर लिख दिया मैंने t रेस टू व्हाट -1, रेस टू मैंने लिख दिया b। ओके, अभी आपको देखो क्या करना है सर, एक एक पैरामीटर को हम लोग को कैलकुलेट करना है, कंपेयर करेंगे हम लोग। कैसे कंपेयर करेंगे सर, देखो यहां पर ना मेरे पास ये m वाले पार्ट को मैंने ये m वाले पार्ट के साथ कंपेयर किया, सर यहां पर मेरे पास फिर से ये जो नेक्स्ट पार्ट निकलेगा वो निकल रहा है यहां पर, लेट्स से l वाले पार्ट को मैं ये l वाले पार्ट के साथ कंपेयर करूंगा, ये टाइम को मैं ये टाइम के साथ कंपेयर करूंगा। तो प्लीज यहां पर मास का पावर कितना है 1, यहां पर मास का पावर कितना है a। अगर मैंने मास को मास के साथ कंपेयर किया तो इसका पावर इज 1 एंड इसका पावर इज a, यानी कि मुझे a का वैल्यू कितना मिल गया बेटा 1। सिमिलरली यहां पर मैं पावर को चेक करूं तो ये -2 है, तो लिख दिया मैंने -2, यहां पर b है और ये b यानी कि b इंटू -1 यानी कि -b बराबर है,
माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल होता है, यानी कि b का वैल्यू बन जाता है मेरे पास 2। कितना हो गया बेटा? 2 हो गया, करेक्ट। सिमिलरली मैं l की वैल्यू की चेक करूं तो l का यहां पर पावर है मेरे पास 1 इज इक्वल टू, यहां पर l की पावर है b प्लस 1, तो l का पावर यहां पर 1 है, 1 इज इक्वल टू व्हाट? b प्लस c। तो यहां पर b का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 2 है, प्लस c इज इक्वल टू 1, तो यहां पर c का जो वैल्यू बनेगा तो वो c का वैल्यू बनेगा 2, यहां पर जाएगा तो माइनस होगा, तो c इज इक्वल टू -1, यानी कि a का वैल्यू होता है 1, b का वैल्यू हो चुका है मेरे पास 2 एंड c का वैल्यू आ गया है -1। तो ये a, b एंड c, ये सारी की सारी पावर अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जाके पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा f इज इक्वल टू, अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां पर तो f इज इक्वल टू कितना रहेगा? f इज इक्वल टू m रेस टू a, m रेस टू a यानी कि m रेस टू 1। सर v रेस टू b है, v रेस टू b यानी कि यहां पर v की जो पावर है, b की पावर यानी कि 2 डिवाइड बाय, यहां पर देखो r है, r यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं r, पर r का पावर कितना है? -1। जब r रेस टू -1 लिखा है तो r रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/r, यानी कि f इज इक्वल टू, आपका बेहतरीन फॉर्मूला बन गया, f इज इक्वल टू कितना? mv² डिवाइड बाई r, यानी कि मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के साथ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो माय डियर, ये एग्जैक्टली फायदा है जिसको बोलते हैं हम लोग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के साथ है, क्यूब के साथ है, अंडर रूट के साथ है, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, एक छोटू सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस 3 एप्लीकेशंस, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल ऐसा है बेटा, देखो अभी क्या है, लेट्स से आप लोग को एक वैल्यू दिया है उन्होंने, वो वैल्यू ऐसा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स ऑफ t प्लस उन्होंने कहा है c डिवाइडेड बाय d माइनस t, ये दिया है उन्होंने वैल्यू, और उन्हें बोला है फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ये फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c, ये 3 वैल्यूज को आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक लगाओ यहां पर। सो लॉजिक क्या बनता है? एज पर होमोजेनिटी, इसका जो ये वेलोसिटी है और ये a यानी कि अल्फाबेटिक पैरामीटर है, इसका जो भी कुछ डायमेंशन होगा वो सारा का सारा डायमेंशन ये वाला पैरामीटर करेगा। सर वेलोसिटी का जो भी कुछ डायमेंशन होगा वो सारा का सारा डायमेंशन ये वाला पैरामीटर करेगा। सिमिलरली इधर के वेलोसिटी का जो भी कुछ डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन ये सारे के सारे पैरामीटर करेगा। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। सर देखो यहां पर वेलोसिटी का जो डायमेंशन आता है वो आता है m0 l⁻⁴ t⁻² इज इक्वल टू, ये किसके साथ में इक्वेट करूं? a के साथ। तो a का वैल्यू कितना आएगा? तो a का वैल्यू भी मेरे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू कितना? m0 l1 t⁻²। ओके सर, तो यहां पर जो b इंटू टी है, अगर b इंटू टी है तो b इंटू टी का डायमेंशन क्या बनेगा? तो देखो सर, फिर से b इंटू टी को मुझको इक्वेट करना है वेलोसिटी के साथ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी का डायमेंशन मेरे पास बेसिकली है m0 l1 t⁻⁻1। ओके सॉरी, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक किया है मैंने। यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है इट इज m0 l1 t⁻⁻1 है। ओके, यहाँ पर कितना आएगा? थोड़ा कलर मैं चेंज करूंगा, मरकर का कलर। ओके 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 ओके, इरेज। ओके, तो मार्कर का कलर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है m0 l1 t⁻⁻1। ओके, इसे मैं इक्वेट करूंगा, ये पूरे टर्म से इक्वेट करना है, यानी कि इट इज व्हाट b इंटू व्हाट t, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, b यानी कि एक अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल है, अल्फाबेटिक पार्ट है, तो b को मैंने एज इट इज रख दिया। यहां पर टाइम है, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग t⁻1। तो यहां पर इट इज m0 l1 t⁻⁻1। तो ये t जब इधर आएगा तो शिफ्ट होगा, तो यहां पर जाके माइनस होगा, यानी कि b का जो नया डायमेंशन रहेगा मेरे पास, वो नया डायमेंशन रहेगा दिस इज नथिंग बट m0
यहां पर l⁻1 है, ये t इधर आने के बाद फिर से माइनस होगा, माइनस ऑलरेडी था, इधर आने के बाद फिर से एक बार माइनस, माइनस माइनस ये बन जाता है -2, यानी कि आपका जो b का वैल्यू रहेगा दिस इज नथिंग बट m0 l1 t⁻², ओके। यानी कि मुझे a का फॉर्मूला मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, अब हमको फाइंड आउट करना है d का एंड c का वैल्यू, ओके। तो थोड़ा मैं इरेज करूंगा, सर ये फॉर्मूला इक्वेशन एक्चुअली ऐसा था c डिवाइड बाय व्हाट d माइनस t, ओके। अब मुझे फाइंड आउट करना है c एंड d का वैल्यू, क्या लॉजिक यूज करेंगे सर? एग्जैक्टली ये इक्वल टू किसके साथ है? इज होमोजीनियस विद द वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी प्लीज जरा बात को समझना है सर। यहां पर कोई भी ऑपरेशन में मतलब प्लस में आता है या फिर सब्ट्रैक्शन में आता है, तब वो केस में हमेशा जो इस पैरामीटर का डायमेंशन होगा वही इस पैरामीटर का डायमेंशन होगा। ये बात हमेशा भूलना नहीं है। जो भी आपका टाइम का डायमेंशन होगा वही आपका ये d का डायमेंशन होगा। सपोज यहां पर वेलोसिटी रहेगा, जिस वेलोसिटी का डायमेंशन लेट्स से m0 l1 t⁻⁻1 है, तो यहां पर जो डायमेंशन होगा वही ये पैरामीटर का डायमेंशन होगा। ये प्लस होने दो या फिर माइनस होने दो, तो यहां पर हम लोग सिंपल लिखेंगे सर, जब भी हम लोग ये पैरामीटर को देखेंगे तो यहां पर जो d का डायमेंशन रहेगा वो d का डायमेंशन इज सेम एज t, यानी कि डायमेंशन ऑफ d इज सेम एज व्हाट t। तो t का डायमेंशन क्या है? t का डायमेंशन इज सिंपल t⁻1 इज इक्वल टू d का डायमेंशन क्या आएगा? फिर d का डायमेंशन भी आएगा सर t⁻1, ओके। तो यहां पर c के डायमेंशंस को मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? तो फिर से इक्वेटिंग वाला टर्म आएगा माय डियर। इक्वेटिंग वाला टर्म यानी कि क्या? ये वेलोसिटी को मैं इक्वेट करूंगा ये पूरे के पूरे टर्म से। तो बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? c डिवाइड बाय नीचे का पूरा टर्म है क्या? तो नीचे का पूरा टर्म है मेरे पास टाइम यानी कि मैंने कह दिया t⁻1। तो यहां पर आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रहेगा m0 l⁻1 t⁻1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट t⁻1। ये जो t⁻1 है ये साइड में जाके शिफ्ट होगा, सो इट विल बिकम m0 यहां पर रहेगा l⁻1 t⁻1 इंटू वॉट t⁻1 इज इक्वल टू कितना है c। +1 है -1 है, यानी कि आपका जो c का डायमेंशन रहेगा वो रहेगा m0 l1 ये -1 ये +1 यानी कि t⁻0 ये बनेगा आपका c। तो c इज इक्वल टू क्या रहेगा? l⁻1 ओनली। तो ऐसे करके हम लोग ने a b c d ये 4 अननोन पैरामीटर्स थे, अननोन पार्ट थे, जिसके हम लोग ने डायमेंशंस को फाइंड आउट कर दिया है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? आपके पास कोई भी अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें अननोन पैरामीटर्स छुपे हैं तो उसका डायमेंशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग विद द होमोजेनियस इक्वेशन, बाय इक्वेटिंग विद द होमोजेनियस पार्ट, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।